Hello everybody, welcome to currently 7th of July. थाला फॉर अ रीज़न। हिंदू के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वन बाय वन कवर करेंगे एंड आज मेन से स्पेसिफिक आर्टिकल्स मुझे बहुत दिखे हैं तो मैंने प्रॉपर वन पेजर आपके लिए प्रिपेयर किया है। और आने वाले 2026 मेंस, यूपीएससी मेंस एंड जितने भी स्टेट पीसीएस या जो ऐसे एग्जाम जहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं उनके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है, मेट्रो सिटीज़ कह लो, तो उसके लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, क्या इश्यूज हम फेस कर रहे हैं और क्या आंसर है हमारे पास, मतलब वे फॉरवर्ड हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आप इसे यूपीएससी मेंस से कनेक्ट कर सकते हो। चाहे अर्बनाइजेशन हो, मतलब जो अनप्लैंड अर्बनाइजेशन कह लो, रैपिड अर्बनाइजेशन कह लो, GS1, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो फ्लड्स आपको देखने पर, अर्बन फ्लड्स जो आप देखते हो, ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे आए। देन एआई गवर्नेंस की जहाँ तक बात है, इंडिया ना तो चाइना लेड इकोसिस्टम का पार्ट है ना यूएस लेड इकोसिस्टम का पार्ट है, और जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है एआई गवर्नेंस में वो इंडिया एक हद तक बरकरार रख पाई है, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। और साथ में ग्लोबल साउथ, उसको भी लीड कर रहा है इंडिया, ठीक है, तो इसे भी देखेंगे और क्या करने की ज़रूरत है वे फॉरवर्ड, इस पर भी बात की गई है। देन वी हैव क्वाड। क्वाड का क्या फ्यूचर है, क्या चेंजेस अभी आए हैं रिसेंटली, उसे देखेंगे, और क्या क्वाड है, क्या इसका फ्यूचर है, ये सब कवर होगा अच्छे से इस वन पेजर में, ठीक है। और देन वी हैव एल नीनो। एल नीनो आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट बस साउथ वेस्ट मानसून में होने वाली बारिश तक नहीं है, इंडियन इकोनॉमी पे इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रीज़न बिंग कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हमारी रूरल इकोनॉमी या हमारी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, उसके साथ साथ जो पावर सेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो बारिश अगर नहीं होगी, हवा जो मानसून जो विंड होता है वो नहीं उस हिसाब से पहुंच पाएगा इंडिया तक, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बहुयामी होगा, ठीक है। इसे भी हम अच्छे से कवर करेंगे, और ये तो मुझे लगता है श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी मेंस आप दे रहे हो तो, ठीक है। और इसका भी वन पेजर आपको मिलेगा। इम्पैक्ट एंड हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, और पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कल के थे उसे मैंने एक पेज के अंदर कंपाइल कर दिया है, ठीक है। चलते हैं हम द हिंदू पे। उससे पहले आपको क्या करना है, अटेंडेंस मार्क करना है, ये आपका रिचुअल है, जो मैं बस एक चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी अच्छी चीज़ें लगती है उसे बता सकते हो। और साथ में मैंने बोला था जून का कंपाइलेशन, यस, जो वन पेजर्स डेली जो हम कवर करते हैं वो आपको प्रोवाइड हमने कराया है दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा अच्छे से। वो तैयार कर लिया है। एंड जुलाई से मैं सोच रहा हूँ कि वन पेजर्स जो हम रिवीजन के लिए आपको देते हैं उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आपको वन पेजर्स मीन्स के लिए भी स्पेसिफिकली अटैच करके दे देंगे। जैसे आज तो हमारे पास चार चार आर्टिकल्स के मीन्स के वन पेजर्स हैं, ठीक है, विथ डेटा जो भी होता है, वैल्यू एडिशन सब कुछ है इसमें, तो आप इसके लिए मतलब इसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। शुरू करते हैं। पहली चीज़ है एनआईए, आपको पता होना चाहिए क्या है। इंडिया का प्रीमियर जो करप्शन कह रहा हूँ, टेररिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन एनआईए करती है। पार्लियामेंट्री एक्ट से इसे 2008 के बाद जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद बनाया गया, राइट। सो हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, आज वीडियो थोड़ा लेट आया है, वैसे यूजुअली अब लेट नहीं आएगा, रीज़न बिंग की अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो वो वहाँ जाना थोड़ा ज़रूरी था, तो मुझे आज थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करी है जो पहलगाम अटैक, ठीक है, उसमें जो जांच कर रही है एनआईए उसको लेकर। देखो, प्राइमरी जो चार्जशीट होता है वो पहला इन्वेस्टिगेशन होता है, फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन, तो उसको ओरिजिनल कहा जाता है। और दिसंबर 2025 में ऑलरेडी एनआईए जो कोर्ट होती है उसमें ये मतलब सबमिट कर चुका है। बट उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट सेक्शन 193 ऑफ BNSS, ठीक है। तो 193 के देखो, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना कि पुलिस क्या खुद से कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से जो लॉ है वो इस चीज़ पे क्लियर नहीं है, जो BNSS लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ेगा, ये मैंने बहुत अच्छे से कुछ दिन पहले बताया था। तो बस उसी से रिलेटेड है, आपको ये समझना है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है तो उसमें हाफिज सईद का भी नाम डाला गया है, ठीक है। और लेट्स सी आगे क्या होता है। पहलगाम अटैक अप्रैल 2025 में हुआ, और उसके बाद हमने प्रॉपरली
हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया, एनआईए के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया। मुंबई टेरर अटैक के बाद इसे बनाया गया। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री एक्ट से आया है और ये मतलब कि एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है जो भी टेररिज्म रिलेटेड जो मतलब कि इशूज़ होते हैं इंडिया फेस करती है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल कुछ खास नहीं है। कोलंबो के एक जेल में, जो हाई सिक्योरिटी जेल था, उसमें क्लैश हुआ है बिटवीन जो अंदर होते हैं जेल के अंदर कैदी, और उसमें 26 लोगों की जान गई है। मेरे हिसाब से इसमें जानना की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे जेलों में ना, जैसे हमारे प्रिजन्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ जितना पर्सन होना चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है संख्या उनकी, तो उस चीज़ से हम इसे जोड़कर देख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड आर्टिकल जो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है उसमें सिंपल है कि फर्स्ट पेज उड़ीसा में जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आपको पता होगा, कई बार हमने डिस्कस किया है, तो उसमें 20 लाख नेम्स जो हैं वो मतलब हटा दिए गए हैं। ठीक है, ओडिशा में जो फर्स्ट पेज हुआ है SIR का, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, उसमें एक खास न्यूज़ है कि मलकनगिरी एक असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें 10 मतलब ऑलमोस्ट 11% लोगों के नाम हट गए हैं। और ये इसलिए न्यूज़ है, इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि ट्राइबल पॉपुलेशन मलकनगिरी में ज़्यादा है और रीजन्स देखे जा रहे हैं कि माइग्रेशन होता है, डुप्लीकेट इंट्रीज होती है, ठीक है, डेथ्स हैं, अनट्रेसेबल जो मतलब कि वोट्स होते हैं, तो 3 4 5 रीजन्स ये हैं। बट मलकनगिरी में अगर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ट्राइबल्स ऑलरेडी मार्जिनलाइज सेक्शन में काउंट होते हैं, तो थोड़ा सा इसे बेटर वे में देखना मतलब अच्छे से इसको मतलब हमारे इलेक्शन कमीशन से उम्मीद की जा सकती है कि रीचेक करके ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन वोटर हो उसका भी नाम ओमिट हो जाए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेकेंड पेज में कुछ खास नहीं था, पुराने न्यूज़ ही चल रहे हैं। थर्ड पेज में भी कुछ खास नहीं। फोर्थ पेज में एक मुझे दिखा दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली का आपको पता है कि न्यू ईवी पॉलिसी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, उसमें एक एडिशन है, मतलब एक एडिशन सरकार कर रही है कि जो ऑटो रिक्शाज होते हैं, अगर दिल्ली में आप आए हो, देखे हो, तो ऑटो रिक्शा CNG पे चलते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब गवर्नमेंट जो दिल्ली की है, न्यू ईवी पॉलिसी में ये डिसाइड किया है कि 1 जनवरी 2027 से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट जो न्यू ईवी पॉलिसी है उसमें 1 जनवरी 2027 से ओनली इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को वो रजिस्टर करेगी। जो CNG वाला है रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2027 से नहीं होगा, तो इसलिए ये लगातार न्यूज़ में है। अब इसकी वजह से जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। जैसे अब कोई नया इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो चार्जिंग स्टेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है दिल्ली में। सेकेंड थिंग इज़ कि लॉन्ग जो चार्जिंग टाइम होता है बहुत लंबा होता है, तो उससे क्या होगा कि लॉस ऑफ इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्यूल भराने जाता है CNG, कितना 5 मिनट्स में सब कुछ हो जाता है, पैसे वैसे दे दो, बट जब चार्ज करोगे तो एक लंबा समय उसमें जाएगा। ठीक है, और आप इलेक्ट्रिक जो ऑटोज़ खरीदते हो तो जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है परचेज करने में वो ज़्यादा लगेगा, जो अभी ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। तो ये इश्यूज जो हैं फेस कर रहे हैं, करेंगे, एंड इस चीज़ को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इनके मतलब कंसर्न को भी देखना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को। ऑल्सो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग CNG है ना, उनको परमिट रहेगा दिल्ली में चलाने का, ऐसा नहीं है कि उनके लिए बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन मतलब वो जब तक एक्सपायर होंगे तब तक चलेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको हटा देंगे, बस इलेक्ट्रिक ही चलेगा। बट रजिस्ट्रेशन जो होगा ना नया, हो बस वो इलेक्ट्रिक होगा। ये दिल्ली सरकार का न्यू पॉलिसी। ठीक है, आते हैं एडिटोरियल पे। 4 आर्टिकल्स होते हैं, 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले सिंपल वाले देख लेते हैं। देखो, रशिया यूक्रेन लगातार लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो लड़ाई हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों के लिए वो खतरा है, मतलब दोनों के लिए बेकार है, दोनों के लिए बैड है। रीज़न भी कि हैवी इकोनॉमिक लॉसेस, जो ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, ठीक है, जो आर्मी, खास करके आर्मी के जो पर्सनल हैं। देन जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है, इससे पूरे इकोनॉमी, जो दुनिया भर की इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस आर्टिकल में बस ये कह रहा है कि दोनों कंट्रीज़ को सोचना चाहिए, और जो रिसेंट न्यू अटैक्स में, खास करके जो यूक्रेन ने किया है ड्रोन से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो रशिया के हैं,
तो अब जो है इस चीज़ पे एक कंक्लूजन निकलना चाहिए और इसे विराम देना चाहिए, ठीक है। सो ये दोनों के लिए खतरा है, दोनों के लिए बुरा है, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए बुरा है, कहीं भी वॉर हो रहा है। देन दिस पार्टिकुलर आर्टिकल कि आपको पता होना चाहिए कि एडल्ट सफरेज का राइट है अंडर आर्टिकल 326, बट राइट टू वोटिंग जो होता है ना इंडिया में, राइट टू वोट, इट इज़ अ मियर स्टैट्यूटरी राइट, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये हमने याद होगा, हमने जयराम रमेश साहब ने एक आर्टिकल हमने उनका कवर किया था, उसमें उन्होंने राइट टू वॉक को जो आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया रिसेंटली एक जजमेंट में, तो उसी आधार पे कहा गया कि ये सही समय आ गया है कि राइट टू वोट को भी स्टैट्यूटरी राइट से हमें फंडामेंटल राइट की तरफ उसे ले जाना चाहिए। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जिम्मा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में इसी बात पे चर्चा की गई है कि बहुत सारे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो है थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू नॉन कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है, आय वगैरह, ये सब पब्लिश होता है। राइट टू सिक्रेसी ऑफ द बैलेट, राइट टू कास्ट, ठीक है, मीनिंग वोट, ये सारी चीज़ें राइट्स हमें मिल गई है। लेकिन राइट टू वोट आज भी स्टैट्यूटरी राइट है अंडर RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो अब जो है ना समय आ गया है कि इसे राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट बनना चाहिए। ये डिस्कशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसमें बहुत जाने की ज़रूरत है नहीं। मैंने जो जयराम रमेश वाला केस आपको बताया था उसमें सारी चीज़ें बता दी थी कि उन्होंने इस चीज़ को जब उठाया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशियल साइड से जो रिफॉर्म्स हुए हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था, तो हम उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कोर कंटेक्स्ट मैंने समझा दिया। अब ये दो आर्टिकल्स हैं जिस पे मैं मेंस 1 पे चढ़ दूंगा, फॉलिंग बिहाइंड एंड AI गवर्नेंस एंड अ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ, ठीक है। सो फॉलिंग बिहाइंड पहले कर लेते हैं। आपको पता होगा मुंबई का यहाँ पे केस लिया गया है। मुंबई में हर साल बारिश होती है, मानसून आता है, बारिश होती है, तो मुंबई पूरा जाम हो जाता है और बहुत मतलब अच्छे खासे हाइट तक पानी चला जाता है, ठीक है। इंसान के लिए चलना, मतलब कि गिर जाना, चोट लगना, कईयों का जान जाना, ठीक है, तो ऐसा आपको दिखता है और पूरा जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब अर्बन फ्लडिंग की वजह से। तो इस आर्टिकल में हम बेसिकली, मैंने बस मुंबई तक चीज़ों को सीमित नहीं रखा, जो हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, इन सारे ऐसे जो सिटीज़ हैं, ये ऐसी अर्बन फ्लडिंग जैसी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो फेस कर रही है बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन या अनकंट्रोल्ड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो हम इसे GS1 के अर्बनाइजेशन टॉपिक से जोड़ कर देख सकते हैं। तो वाई आर इंडियन सिटीज़ वल्नरेबल, क्या रीज़न है इसके पीछे का? तो जो रैपिड एंड अनप्लान्ड ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज भी है, इसके वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फेस करते हैं, या तो बहुत बारिश होगी या बहुत गर्मी होगी, ठीक है। देन वी हैव वीक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है आउटडेटेड है, ठीक है। ड्रेन ब्लॉकेज बहुत ईजिली हो जाता है, दिल्ली में तो लोग रहते हैं, उनको पता होगा, राइट। और ड्रेनेज की जो कैरिंग कैपेसिटी, बहुत बारिश हो जाएगी तो पानी निकल ले आराम से, वो भी उतनी तगड़ी नहीं है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी देखा आपने, जो वेटलैंड्स हैं, खास करके बेंगलुरु का अगर एग्जांपल लो तो वो ख़त्म हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा पानी जो शहर का है वो इन सारे मतलब कि वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, ठीक है, वो अब नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट साइड से भी किस तरह से लैंड यूज़ प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे बसाना चाहिए शहर को, तो वो भी वीक एक तरह से है। तो ये रीजन्स हैं और इसका मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक सेंस में, सोशल में, मतलब मल्टीपल जो डायमेंशंस होता है उसमें बांटा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक सेंस में देखो, ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। जो हम अर्बन फ्लडिंग या ओवरऑल देख लो क्लाइमेट रिलेटेड जो इशूज़ फेस कर रहा है भारत का इंपॉर्टेंट सिटीज़, सोशल लाइफ्स जान जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, और जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं अर्बन पुअर, खास करके स्लम्स वगैरह में, वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी है, सीवेज ओवरफ्लो एंड वाटर पोल्यूशन भी आपको दिखता है, राइट। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप खुद भी जानते हो, पर एक जगह इकट्ठा कर दिया ये 1 पेजर, इसको आप ध्यान में रखना। अभी पूरा चलेगा ना साउथ वेस्ट मानसून, चाहे मानसून की बारिश बहुत कम ही हो, लेकिन देखोगे सारे शहर में पानी लगा होगा,
तो ये अभी नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स खूब चलेगा ये न्यूज़, तो ध्यान में रखना, मतलब हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए इस सेंस में। फिर हेल्थ, अब जैसे पानी लगेगा तो बहुत सारे डिजीज़ होंगे, और भी बारिश का पानी दिल्ली में जब रुकता है छत वगैरह पे कहीं पे भी, तो सबसे बड़ा इशू डेंगू का हो जाता है, ठीक है। और गवर्नेंस साइड से भी देखो, जो गवर्नमेंट फ्रीक्वेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें डिसरप्शन आएगा, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसके लिए सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि हमें इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब कि पूरा अर्बन फ्लड जो मैनेजमेंट है उसको हमें इंटीग्रेट करना है, सेपरेटली चीज़ों को नहीं देखनी है, सबको मिला जुला के तब एक प्रॉपर प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। रीस्टोर एंड प्रोटेक्ट जो वेटलैंड्स हैं, पुराने वेटलैंड्स जिसको आपने मतलब उसको आप यूज़ जिस तरह से उसका इकोलॉजिकल बेनिफिट उस हिसाब से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या उसको कैप्चर कर लिया गया, ठीक है, तो उसे आपको छुड़ाना है एंड उस वहाँ पे पानी अच्छे से स्टोर हो पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। देन वी हैव स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बेस्ड, जो जैसे आगे जो एक्सट्रीम वेदर और बढ़ेगी तो हमें अडेप्ट करना है, तो उसके लिए हमारे ड्रेनेज भी प्रिपेयर होने चाहिए। इनफोर्स साइंटिफिक लैंड यूज़ प्लानिंग एंड स्ट्रिक्ट जोनिंग रेगुलेशंस, ये भी हमें करना है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंडाई फ्रेमवर्क होते हैं, पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, ये वैल्यू एडिशन के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इंडिया में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, अमृत 2.0, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ठीक है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, इनको भी आप छिड़क सकते हो अच्छे से, ठीक है, सॉल्यूशन में जब वे फॉरवर्ड की हम बात करते हैं, फाइन। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसे भी आप जोड़कर देख सकते हो। तो यही आपका ये 1 पेजर है, अर्बन फ्लडिंग जो इंडिया में सिटीज़ फेस कर रही है उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, क्यों वल्नरेबिलिटी है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और हम क्या कर सकते हैं आगे। यही तो 4-5 डायमेंशन होता है जिस पे नोट्स बनाते हैं, और ये डेटा इंपॉर्टेंट जो इंडिया रिलेटेड जो डेटा है, ठीक है। देन वी हैव वन पार्टिकुलर आर्टिकल, इस आर्टिकल में मुझे बस ये बताना है, आपको कोर में ये बताना है कि इंडिया जो है ना खुद को पोजीशन कर पाया है इट सेल्फ एज अ की एडवोकेट फॉर द ग्लोबल साउथ इन शेपिंग इंटरनेशनल एआई गवर्नेंस, इंस्टीड ऑफ चूजिंग जो यूएस लेड इकोसिस्टम है या चाइना लेड इकोसिस्टम। अभी दुनिया देखो 2 धारा में बटा हुआ है, डिफैक्टो कह लो, इंडिया दुनिया 2 धारा में बटा हुआ है, 2 साइड है। कोल्ड वार जैसी सिचुएशन तो नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, बट है, मतलब कि बहुत चीज़ों में आपको दिखता है। तो एक चाइना लेड है जिसको रसिया भी सपोर्ट करता है, और दूसरा यूएस लेड है। वैसे यूएस तो अभी ट्रम्प 2.0 के आने के बाद खुद को यूरोप से भी अलग कर रहा है, ईयू से भी अलग कर रहा है। सो द पॉइंट इज, ये जो 2 इकोसिस्टम है इसका इंडिया पार्ट, मतलब कि कॉपरेट तो कर रहा है, बट अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एआई गवर्नेंस में भी इस्टेब्लिश कर रहा है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, फर्स्ट ऐसा समिट था, मतलब ग्लोबल लेवल पे, ये टोटल 4th समिट था ग्लोबल एआई कह लो, बेलेट्सली, सियोल, देन पेरिस में हुआ था एआई एक्शन समिट, एंड दिस ईयर इन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है। तो भारत पहला कंट्री है ग्लोबल साउथ का जहाँ पे एआई जो है इम्पैक्ट समिट हुआ, मतलब ग्लोबल लेवल का एआई समिट हुआ, ठीक है। तो इसी चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि भारत ना खुद को एस्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन PYQ 25 में, 2025 में एंड 2026 में निकल के आएगा। कई बार मैंने बताया है जून में, तो आपको पता भी होगा। तो इसी से रिलेटेड जो 1 पेजर आपको मिला है आज का, तो इसमें बेसिकली इंडिया कैसे खुद को ग्लोबल साउथ का, मतलब एआई गवर्नेंस में खुद को लीडर एस्टैब्लिश कर रहा है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने में या ग्लोबल साउथ के सामने में व्हेन इट कम्स टू एआई, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन, ये भी बताया है। तो चैलेंजेस सिंपली देखो तो डेटा प्राइवेसी, मतलब डेटा एंड प्राइवेसी इशू है, कंप्यूट जो डिवाइड होता है, डिजिटल डिवाइड आपको दिखेगा, जॉब्स एंड लाइवलीहुड भी जानेगा, क्योंकि बहुत कम स्किल्ड हमारे वर्कर्स हैं इंडिया में, मतलब संख्या बहुत कम है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलता है इन कंट्रीज़ में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ डेटा सेंटर्स, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो लेती है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में ये जो जो अपग्रेडेशन हो रहा है एआई का वो पहुंच पा रहा है। तो जो इसका फ़ायदा उठा रहा है वो रिच गेट्स रिचर, और जो पुअर है वो और भी गरीब हो रहा है। और भी चीज़ें हैं जैसे गवर्नेंस
वाई एआई गवर्नेंस मैटर करता है, ठीक है। इंडिया का क्या अप्रोच है, देखो ये एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था इंडिया में, तो इंक्लूसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई की हमने बात की। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है यहाँ भी हम डिफैक्टो हम इसे पुश कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल यूपीआई है। डेटा सॉवरेनिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस पे भी हम जोर दे रहे हैं, दुनिया भर से कह रहे हैं कि ये आप इसको ध्यान में रखो। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इंडिया तक ये बात नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल साउथ के अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। जैसे यूपीआई है तो हर जगह पहुँच रहा है, ठीक है। देन वे फॉरवर्ड में सिंपल सा है कि हमें स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक, देखो भारत अगर लीडर बनेगा, मतलब कि वन ऑफ द लीडर्स बनेगा एआई में, एआई गवर्नेंस में अगर ग्लोबल साउथ को लीड करना है, तो सबसे पहले अपने आप को सेल्फ जो आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना डोमेस्टिक इकोसिस्टम मजबूत करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। रोबस्ट डेटा गवर्नेंस विद इन द कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत में ही अगर डेटा ब्रीच हो जा रहा है, एआई जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसे आप अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या ही आप खुद को लीडर एस्टैब्लिश कर पाओगे। ओपन एंड इंटर ऑपरेबल एआई, इसे भारत को प्रमोट करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग एट स्केल, मतलब कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो ना, कम लोगों तक ही नहीं, मतलब बहुत लोगों तक ये पहुँचे, मतलब अच्छे खासे लोगों तक। एंड जो ग्लोबल एआई डायलॉग है उसमें भारत खुद को एज अ लीडर मतलब प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे। एंड एआई फॉर ह्यूमैनिटी पे हमें फोकस करना चाहिए। सो द थिंग इज, इस आर्टिकल में यही फोकस किया गया है कि भारत जो है ग्लोबल साउथ का जो लीडर बना है एआई गवर्नेंस में, उसका पक्ष रखता है और सोल्यूशन ओरिएंटेड पक्ष रखता है कि किस तरह से ग्लोबल साउथ के लिए ये ईजी बनाया जाए, डेमोक्रेटिक बनाया जाए, ठीक है, डिफरेंसेस ना आए ज़्यादा। तो इस चीज़ पर यह आर्टिकल लाया गया, और मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपको जीएस 3 में दिख सकते हैं, ठीक है। पर क्यों, इसके पीछे का रीज़न है एआई इम्पैक्ट समिट हमने ग्लोबल साउथ में फर्स्ट टाइम, मतलब किसी कंट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया। नेक्स्ट आर्टिकल इज वी हैव हाउ द राइट टू वर्क इज इंटीग्रल टू मॉडर्निटी। सो राइट टू वर्क जो है ना, फंडामेंटल राइट 21 के अंदर बना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। अब ये इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, बस इस आर्टिकल का कोर कंटेक्स्ट मैं बता देता हूँ, इससे कोई, मैं राइट टू वर्क ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। सो राइट टू वर्क क्या है कि सेफ फुटपाथ, मतलब राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ क्या है, इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर बोला। सो बस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब आप जो वॉक कर रहे हो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में काउंट हम उसे करते हैं, ये आपका फंडामेंटल सिविक राइट है, जो इस पार्टिकुलर, मतलब अच्छे से अगर लिखना चाहो तो फंडामेंटल सिविक राइट, अगर लिखना चाहो तो वो जो नोट्स है उसमें ऐड कर लेना, ये कह रही है मैम, ठीक है। और फंडामेंटल सिविक राइट से क्या होगा, इंश्योर जो डिग्निटी है, एक्सेसिबिलिटी है, इक्वालिटी है, पब्लिक हेल्थ एंड इंक्लूसिव सिटीज़, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सो आपको राइट टू वर्क को मियर जो बोलते हैं ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं देखना है, उससे ऊपर जाकर सोचना है। ऐसे आर्टिकल्स आते रहेंगे, बस समझ लो क्या है, इससे ज़्यादा हर चीज़ के नोट्स तो बना नहीं सकते हो ना, और याद कैसे रखोगे, बस समझो। क्वाड आपको पता है, 4 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है, इस पर भी मैंने 1 पेजर आपको दिया है, ठीक है। क्वाड के साथ क्या इशू आ रहा है रिसेंटली, मतलब पहले तो क्वाड समझ लो, 4 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है। 4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं आपको पता होगा यार, ये नहीं बताऊंगा मैं, बहुत बेसिक है। और भारत के साथ साथ यूएसए है, और ऑस्ट्रेलिया, जापान है। ब्रेन चाइल्ड है शिंजो आबे, जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे 2004-5 में, खास करके ये पूरा इवोल्यूशन दिया हुआ है। 2007 में ये फॉर्म होता है, फिर इनएक्टिव हो जाता है, और 2017 में फिर से इसे रिवाइव किया जाता है। 2021 आते आते रेगुलर लीडर समिट शुरू हो जाता है। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, ट्रम्प 2.0 के आने के बाद से क्वाड की जो स्पीड है वो घट गई है। उसका एक बहुत अच्छा प्रमाण है, क्या प्रमाण है, कि यूएस का जो कमांड है एशिया पैसिफिक में, पहले उसका नाम जो है यूएस ने रखा यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया, मतलब नाम पहले था इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दिया यूएस पैसिफिक कमांड ओनली, इतना ही नाम दिया। तो क्या यूएस सोच रहा है, कहाँ ले जाना चाह रहा है, इस पे एक ग्रहण लग चुका है। अब क्वाड का क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड टेक्नोलॉजिकल।
हम ऐसा मानते हैं कि क्वाड के हैं फ़ायदे, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ हम क्या है ना, सबसे बड़ी बात है ये समझने की कि इस आर्टिकल में कि हमारे सामने ये दिक्कत आ रही है कि सिक्योरिटी कॉपरेशन जो हो भी रहा था ना पहले भी, वो भी लिमिटेड लेवल पे ही था। मतलब एक एस्पेक्ट था, कहा जा रहा है कि क्वाड का फॉर्मेशन का रीजन था कि जो इंडो पैसिफिक है, मतलब इंडियन ओशियन रीजन एंड जो पैसिफिक ओशियन है, दोनों को कंबाइनली इंडो पैसिफिक कहते हैं। यहाँ पे रूल्स बेस्ड ओपन ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर हम एस्टेब्लिश कर पाए, खास करके जो चाइना का एसर्टिवनेस है उसे कम कर पाए। तो इसीलिए एक ग्रुपिंग बना डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, लाइक माइंडेड कंट्रीज का। अब पहले सोचा गया सिक्योरिटी को लेकर कॉपरेशन होगा, वो भी बहुत लिमिटेड था। जब पीक पे भी था क्वाड, वो भी लिमिटेड था। लेकिन इस पार्टिकुलर आर्टिकल में जो वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन दे दिया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है कि हमें जो बोलते हैं ना कि फंक्शनल कॉपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें खुद को सिक्योरिटी कॉपरेशन तक ही लिमिट नहीं रखना है क्वाड में, ठीक है। हमको मेरी टाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी होती है, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर जो कॉपरेशन होता है, इन सब में खुद को इन्वॉल्व करना है, ताकि अ, मतलब कि क्वाड की जो रिलेशनशिप है अमॉन्ग दीज मेंबर्स वो और स्ट्रेंथन हो पाए और क्वाड का जो पर्पस है उसे हम अचीव कर पाए, ठीक है। यही इस आर्टिकल में बेसिक्स आपके लिए रखा हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। क्वाड के इनिशिएटिव्स हैं ये, ठीक है, ओवर द ईयर्स। एंड कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आप छिड़क सकते हो, मतलब इंडियन एस्पेक्ट से हमारे जो इनिशिएटिव्स है उसमें क्वाड कैसे हेल्पफुल होगा, ठीक है। आसियान सेंट्रलिटी इंडिया भी इस चीज़ को बोलता है। हमारी ब्लू इकोनॉमी जो पॉलिसी है इंडियन ओशियन में, खास करके हमारा बैकयार्ड है, ठीक है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को हम प्रमोट करते हैं, उसमें क्वाड हमें मदद करने वाला है। तो जितना मजबूत क्वाड होगा उतना फ़ायदेमंद है ये सारे इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में सिंपली यही समझो कि हम सोच रहे हैं कि फंक्शनल कॉपरेशन की तरफ शिफ्ट हो, खुद को बस सिक्योरिटी तक सीमित ना रखे, तभी क्वाड का मेन पर्पस एक्चुअलाइज हो पाएगा। यही है ये वन पेजर में, इससे ज़्यादा कुछ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये वाला आर्टिकल है एल नीनो किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को वीकेन करेगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक और आर्टिकल है, आगे दिखाता हूँ कि एल नीनो का इम्पैक्ट कैसे इंडिया के विंड या हाइड्रो पावर आउटपुट पे पड़ने वाला है। तो ये दोनों को कंबाइनली मैंने क्या किया, एक साथ डाल दिया और एक वन पेजर निकाला कि क्या होगा एल नीनो का इम्पैक्ट मल्टीपल एस्पेक्ट में। और ये वाला आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी डिस्कशन अभी हुई है, ठीक है। सो एल नीनो क्या है, मैंने पढ़ाया है कई बार, साउथ वेस्ट मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एल नीनो ईयर में हमारे साउथ वेस्ट मानसून में बारिश कम होती है, ठीक है। और ये इस बार हमें देखा जा रहा है, ठीक है। यही कंटेक्स्ट में दिया हुआ है, इसमें मैंने कई बार बता दिया, इसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। अब इंडिया क्यों वल्नरेबल है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून अच्छा नहीं होता है या उसके पीछे का रीज़न एल नीनो है, तो भारत क्यों वल्नरेबल है, इसके पीछे का रीज़न है कि हम बहुत हद तक साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट हैं फॉर एग्रीकल्चर। जो रेन फेड हमारा एरिया है बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ टू मच डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट मानसून। उसके साथ साथ वाटर एंड हाइड्रो पावर, देखो अगर मानसून कम होगा ना तो हाइड्रो पावर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है कि बारिश कम हुई, जो रिजर्वायर्स हैं अच्छे से भरे नहीं, और हम हाइड्रो पावर जो प्रोड्यूस करते हैं वही रिजर्वायर्स के पानी को यूज़ करते हैं। जब उसका लेवल ही कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो विंड मतलब कि हम विंड टरबाइंस यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून जब वीक होता है तो हवा भी उस स्पीड से नहीं आती है, तो हम विंड से भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। जैसे साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, अगर वो वीक पड़ा एक, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हुई तो हमारे खुद के देश में अनाज कम होगा, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हुआ तो क्या होगा, हमारे जो किसान हैं, ठीक है, जो हमारे वर्क फोर्स में बहुत ही बड़ा चंक है, तो उनके पास उतने पैसे नहीं आएंगे, तो रूरल इकोनॉमी उसमें डिस्ट्रेस आएगा, ठीक है, गरीबी पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, ओके।
कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। अगर रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रेस में रहती है तो हमारा खुद का इकोनॉमी जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक मानसून से, और मानसून जिन भी चीज़ों पे डिपेंडेंट एक तरह से है या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है मानसून पे, वो हमारे लिए मतलब उसको समझना, उसका इम्पैक्ट समझना हमारे यूपीएससी मेंस, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें ना वे फॉरवर्ड भी मैंने दिया है, मतलब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि वाटर इरिगेशन में हमें क्या करना चाहिए, माइक्रो इरिगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब कम पानी को यूज़ करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमें जाना है। ठीक है, देन वी हैव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी हमें फोकस करना चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है ना, ऐसा जैसे कि स्टोरेज पे फोकस करना चाहिए। जब हमारे जैसे विंड एनर्जी हम हार्नेस नहीं कर पाएंगे अच्छे से साउथ वेस्ट मानसून वीक पड़ने की वजह से, तो हमें उस समय जब पीक पे होता है उसे अच्छे से स्टोर कर लेना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में अच्छे से यूज़ कर पाए। क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड एंड गवर्नेंस ये भी मैटर करता है। ठीक है, एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट रहना, खेती पे ही डिपेंडेंट रहना, उसे डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वन पेजर में। बेसिक्स जो है एल नीनो का वो बताया गया है, कैसे एल नीनो साउथ वेस्ट मानसून को इम्पैक्ट करती है, कुछ की डेटा है, नंबर्स है, वो भी डाल दिया है। बाकी कैसे हम वल्नरेबल हैं, कैसे इसका मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट पड़ता है, बस एग्रीकल्चर तक ही नहीं है, इकोनॉमी, इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, वो सब इससे इम्पैक्टेड होता है। ठीक है, ओके, तो ये वन पेजर आप यूज़ कर लेना। और हाँ, ये जो सब पूछते हैं ना कि कहाँ मिलेगा ये पीडीएफ, ये पीडीएफ बिल्कुल हमारे वेबसाइट पे जाइए, और मैं डाल दूंगा आज इसमें लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। हाँ, एक और आर्टिकल है, कैन बार एसोसिएशंस रिफ्यूज़ टू रिप्रेजेंट एन एक्यूज्ड। देखो, इसमें थोड़ा सा मुझे बताना है, इसमें नोट्स नहीं दूंगा, बस ध्यान से सुनना कंटेक्स्ट। अभी क्या हुआ, राम मंदिर में जो चोरी हुई, ठीक है, चंदा चोरी, डोनेशन चोरी, तो उसमें क्या हुआ, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं कोर्ट तक बात जाएगी, अरेस्ट होने के बाद कोर्ट तक बात जाएगी, तो बार एसोसिएशन जो फैजाबाद का है, मतलब अयोध्या को फैजाबाद भी बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो भी एक्यूज्ड है, जिनके ऊपर आरोप लगा है चंदा चोरी का, उसका केस कोई नहीं लेगा, कोई वकील नहीं लेगा। तो क्या बार एसोसिएशन फोर्स कर सकती है किसी भी वकील को कि वो केस नहीं लेगा? तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये किसी का इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। अगर कोई लेना चाहता है उस केस को, लड़ना चाहता है, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, कि हमारा जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये ब्रीच होगा अगर बार एसोसिएशन फोर्स करेगी किसी को नहीं देने का। ठीक है, और जो एक्यूज्ड है उनका भी राइट टू ट्रायल, फेयर ट्रायल, उनका भी अधिकार है ना, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आ जाता है। तो आप आर्टिकल 21 राइट टू फेयर ट्रायल अंडर राइट टू लाइफ का ब्रीच कर रहे हो इस केस में। सेकेंड थिंग इज आर्टिकल 22 क्लॉज 1, इसमें क्या होता है, जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपना लॉयर रख सके, तो आप उसे भी बाधित कर रहे हो। तो इन दोनों आर्टिकल्स के सेंस में ये गलत है। ठीक है, इंडिविजुअल ना करना चाहे तो ये उसका इंडिविजुअल का खुद का फैसला है, मतलब कोई वकील, कोई लॉयर। ओके, अब एल नीनो का हमने देख लिया, विंड और हाइड्रो पावर ये इम्पैक्ट। दूसरा देखो, ब्रिक्स का 18 समिट इंडिया में होने वाला है सितंबर में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रिक्स से रिलेटेड जब किसी साल चेयर होता है ना किसी के पास, याद रखना साउथ, ये ब्राज़ील में 17 समिट हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। अब इससे स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे जो चेयर करता है ना कोई कंट्री ब्रिक्स के समिट को या G20 के समिट में, तो बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स अक्रॉस दी सिटीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़ किए जाते हैं। तो ये वाला जो है अभी ब्रिक्स का इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुआ ब्रिक्स नेशन का, और इसमें फैसला लिया गया कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ना उसमें स्ट्रेंथन करेंगे कॉपरेशन। गुवाहाटी में ये मीटिंग हुआ, इसका ना अगर हो सके तो नोट्स बना लेना प्रीलिम्स के लिए, या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम जो होगा उसके पर्सपेक्टिव से हम इसे इम्पोर्टेंट मानकर चल रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव डायमंड ज्वेलरी अमॉन्ग पेलोड्स टू बी लॉन्च्ड बाय विक्रम-1 रॉकेट। हमने अभी कुछ दिन कल या परसों ही डिस्कस किया है कि विक्रम-1 जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड
ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और ऑर्बिटली लॉन्च्ड व्हीकल का सिंपल मतलब होता है कि ऑर्बिट में प्लेस कर देता है सो दैट वो रिवॉल्व कर सके अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्राइवेटली स्काई रूट कंपनी जो है हमारी, वो इसे बना रही है, लॉन्च करने वाली है। और इसमें कुछ खास बात है। क्या खास बात है कि एक तरफ तो ये कॉमर्शियल सैटेलाइट्स, छोटे कॉमर्शियल सैटेलाइट्स को तो स्पेस में भेजेगा ही, ऑर्बिटल मतलब कि जो लॉन्च होगा उसका ऑर्बिट में जो प्लेस किया जाएगा वो तो होना ही है। उसके साथ साथ विक्रम 1 के अंदर कुछ सिंबॉलिक एंड टेक्नोलॉजी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिंबॉलिक के सेंस में मैं बोलूँ तो मतलब आई थिंक डायमंड गोल्ड उसका एक मिनिएचर बनाया जाएगा जो कि माइक्रोस्कोपिक स्क्रिप्चर्स जो प्रोमिनेंट हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैसे हमारे इम्पोर्टेंट जैसे विक्रम साराभाई, सीवी रमन, अब्दुल कलाम, तो उनके फेसेस को थ्रू छोटे स्क्रिप्चर्स वो शो किया जाएगा। तो ये भी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, गोल्ड का ये मिनिएचर। तो ये सिंबॉलिक है, दिखाना चाहते हैं, राइट। अब ये आर्टिकल है स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी कमीशन होने वाला इंडियन नेवी में। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं प्रीलिम्स पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है बहुत बार मैंने बताया, एक बार कंटेक्स्ट समझ लोगे तो ईजी होता है क्वेश्चन सॉल्व कर पाना। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें आती है तो मैं उसे पीवाईक्यू से लिंक करके पढ़ाता हूँ। स्टिल्थ का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी वॉरशिप है, ठीक है, कोई भी वॉरशिप है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उसे जो एनिमी रडार्स हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स हैं या सोनार जो है वो डिटेक्ट ना करे। ये होता है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि शिप्स डिजाइंस टू बी डिफिकल्ट फॉर एनिमी रडार्स, इंफ्रारेड सेंसर्स एंड जो सेंसर्स एंड जो सोनार है उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। और फ्रीगेट का सिंपल मतलब है कि काइंड ऑफ ये वॉरशिप है जिसका काम होता है फ्लीट को प्रोटेक्ट करना। तो महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17-1A का पार्ट है और इसे कमीशन विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी के लिए किया जाएगा। ओके, इसका भी अगर नोट्स हो सके तो बनाना। इसका नोट्स तो मैं दे ही चुका हूँ और ये एक ऐड कर लेना, बाकी चीज़ें तो जैसे कि ये तैसे ही है। हाँ, एक और चीज़ है, चाइना जो है और रशिया है वो साथ में एक नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस पर बहुत सारे एडिटोरियल पब्लिश होंगे, मैं वेट कर रहा हूँ बस। और साथ साथ चाइना ने टेस्ट फायर किया है स्ट्रैटेजिक मिसाइल इन पैसिफिक, तो इसके बारे में भी पब्लिश होगा तो इसे और अच्छे से हम जानेंगे। सो यही है आज के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने कवर कर लिया और आपको अच्छे से चीज़ें बता दी। ओके, एंड कल से थोड़ा सवेरे बिल्कुल आएगा, मैं बता चुका हूँ रीज़न। और करेंटली का जो मैंने बोला था कंपाइलेशन, देखो जून में ना 1 पेजर्स जो मीन्स 1 पेजर है ना करेंटली के, मैंने बहुत कम दिए, बट जुलाई में बहुत ज़्यादा, नॉट बहुत ज़्यादा, जो भी रेलेवेंट चीज़ें लगेंगी वो आपको कंपाइल करके, जैसे फॉर एग्जांपल आज ही 4 आर्टिकल्स ऐसे थे जिस पे 1 पेजर जो करेंटली में देना है वो ज़रूरी मुझे लगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको करेंटली का जून का कंपाइलेशन अब मिल जाएगा। ओके, और जिन्होंने भी फॉलो किया है, नहीं भी फॉलो किया है तो इसे पढ़ के जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्फोग्राफिक्स हमने यूज़ किया है और इसे और बेटर बनाया जाएगा जुलाई में, और अच्छे से आपको चीज़ें दी जाएगी। तो ये 26 पेज का है, मतलब एक पेज तो ऐसे ही नेम लिखा हुआ है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में तो होगा ही। सो यही है। और मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा कहाँ डल पाना है, मैं लिंक डाल दूंगा, पिन कर दूंगा मैसेज। आज इस वीडियो को देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, ध्यान रखो अपना।